आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23। कल हमने लेक्चर नंबर 22 पढ़ा था जूम के ऊपर और वो एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहा, तो लिहाजा मैं वही लेक्चर नंबर 22 जो है उसको रिपीट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 23 के अंदर। और इसके अंदर हम जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट्स के केसेस जो थे उनको स्टडी कर रहे थे। और मैंने जो लेक्चर नंबर 21 के अंदर जो है वो एक पार्ट जो है उसका वो डिस्कस किया था। आज रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे और जो वही लेक्चर जो कल हमने जूम पे लिया था उसको कम्प्लीटली जो है वो हम रिपीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा केस था कि हमारे पास के अब सोर्स जो है वो मूव कर रही है और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, केस नंबर 2, द सोर्स इज मूविंग एंड द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर है, यानी कि V0 ज़ीरो है और VS वेलोसिटी है सोर्स की। ये हमारे पास केस है दूसरा। अब इसके अंदर भी हमने दो केसेस जो हैं उनको स्टडी करना है। और इसमें पहला जो है कि सोर्स जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ए केस जो है इसका, source is moving towards the observer। सपोज करें कि ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पे है, इसकी V0 ज़ीरो है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, इसकी V0 ज़ीरो है और यहाँ पर ये सोर्स है और ये सोर्स VS वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ जो है वो मूव कर रही है। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, जब ये दोनों रेस्ट पे होते हैं तो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, V/λ। ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 है। अब साउंडिंग सोर्स जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। देखें ना, ये हमारे पास साउंडिंग सोर्स है और ये साउंडिंग सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब है देयर विल बी ए चेंज इन द फ्रिक्वेंसी एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन, कि हमारे पास जो है वो रिलेटिव मोशन है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। तो इसका मतलब है कि अब फ्रिक्वेंसी को चेंज होना चाहिए, और फ्रिक्वेंसी को चेंज होना चाहिए तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी ये ऑब्जर्व करेगा, अब ये जो वेव लेंथ्स हैं इसमें से निकल रही हैं, ये वेव लेंथ ये ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्वर, हम कहते हैं ये ऑब्जर्वर कोई C है, ये C ऑब्जर्वर है। तो अब ये ऑब्जर्वर जो वेव लेंथ रिसीव करेगा, ठीक है, वो वेव लेंथ हमारे पास कितनी होगी, वो वेव लेंथ हमारे पास λc, जो ये ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है वो होगी λ माइनस λs। λs क्या है, दैट इज द वेव लेंथ ऑफ द सोर्स। ठीक है, जो वेव लेंथ है सोर्स ऑफ साउंड की वो λs है, और लैम्डा क्या है, ये एक्चुअल वेव लेंथ है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के ऊपर थे। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ गई। अब इसके अंदर λs क्या है, λs वेव लेंथ जो है वो VS/f0 के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि λc इज इक्वल टू, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, V/f0 आ जाएगी, तो V/f0 माइनस VS/f0, और λc हमारे पास V माइनस VS/f0 के बराबर आ जाएगा।
अब इसके अंदर आपने एफ नॉट की वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो लैम्डा सी इज इक्वल टू वी माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एफ नॉट वी ओवर एफ नॉट की वैल्यू जो है वो वी ओवर लैम्डा के बराबर, ओ सॉरी हमारे पास ये जो वैल्यू आई है लैम्डा सी की, ठीक है, ये लैम्डा सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई v माइनस वी एफ ऑफ नॉट के। तो अब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है एफ ऑफ सी, जो ये फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है एफ ऑफ सी, वो क्या होगी v ओवर लैम्डा सी के बराबर होगी। आप देखें ना हमारे पास ये क्या सिचुएशन थी कि अगर आप देखें कि जब सोर्स ने मूव किया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर कोई पोजीशन S1 है और इधर कोई पोजीशन S2 है, तो सोर्स मूव करती हुई इस पोजीशन S1 से S2 तक गई और इसके दरमियान डिस्टेंस D है। तो यहाँ से यहाँ तक जब सोर्स गई तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और जो रिलेटिव वेवलेंथ है उसमें चेंज आई। अब ये ऑब्जर्वर जो है वो इस जगह पर था जहाँ पर V0 अब ये ऑब्जर्वर जो है वो चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी को फील करेगा। तो आप ये लैम्डा सी की वैल्यू इसके अंदर रखें तो हमारे पास एफ ऑफ सी जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर को महसूस हो रही है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसकी वैल्यू हमारे पास निकलेगी। तो v माइनस वी एस ओवर एफ नॉट, तो एफ ऑफ सी v ओवर v माइनस एस एफ ऑफ नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और यहाँ से क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि v जो है वो v माइनस वी है उसके बटे के अंदर है, तो दैट इज इक्वल लेस देन ग्रेटर देन 1। तो एफ ऑफ सी हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर सी जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसको महसूस हो रही है, वो बढ़ रही है। इसका कंक्लूजन ये है कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी ऑब्जर्वर को वो इंक्रीज हो जाएगी और उसको अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो फील होगी उसको ये लगेगा कि फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो है आप देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, ठीक है, वो नेक्स्ट केस जो है वो हमने स्टडी करना है। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर लाइट जो है वो बंद हो गई है, तो मैं ज़रा खिड़कियाँ जो है उनको खोल लूँ। आई थिंक सो कि अब विजन जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा क्योंकि लाइट बंद हो गई थी। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है उसको हम स्टडी करते हैं कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सोर्स जो है वो अवे मूव कर रही है ऑब्जर्वर से। अब सपोज करें कि ऑब्जर्वर ये है V0 और सोर्स जो है इस तरफ जा रही है, ये V है, सोर्स जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, यानी कि अब सोर्स इस पोजीशन S2 से इस पोजीशन S1 तक जो है वो मूव कर रही है। तो अब हमारे पास जो देखें यहाँ पर लैम्डा एस है, जो सोर्स की वेवलेंथ है वो वी एस ओवर एफ नॉट के बराबर होगी और एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट वी ओवर लैम्डा के बराबर होगी। अच्छा, अब उस केस में जो पहला केस हमने स्टडी किया था उसके अंदर चूंकि टुवर्ड्स मूव कर रही थी तो वेवलेंथ कंप्रेस हो रही थी, वेवलेंथ शॉर्ट हो रही थी। अब चूंकि ये अवे मूव कर रही है
तो इसकी वजह से जो वेव लेंथ है वो स्प्रेड होगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो जब वेव लेंथ बढ़ेगी तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जर्वर जो है वो हमारे पास डी है, तो लैम्डा डी हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा डी जो है हमारे पास वो लैम्डा प्लस लैम्डा एस के बराबर आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो लैम्डा हमारे पास यहां पर आ जाएगा v ओवर एफ नॉट, v ओवर एफ नॉट प्लस लैम्डा एस की जगह पर वी एस ओवर एफ नॉट। तो लैम्डा डी हमारे पास v प्लस वी एस ओवर एफ नॉट के बराबर आ जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी जब सोर्स अवे मूव कर रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है आपके पास ऑब्जर्वर, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, वो देखें, वो फ्रीक्वेंसी एफ डी होगी, ठीक है, और एफ डी जो है दैट इज इक्वल टू, आप देखें कि v ओवर लैम्डा डी के बराबर होगा, और इसमें लैम्डा डी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो v प्लस वी एस ओवर एफ नॉट और एफ ऑफ डी v ओवर वी एस हमारे पास एफ ऑफ नॉट के बराबर। आप देखें ये प्लस में आ रहा है, तो क्लियरली इसका मतलब है कि v ओवर वी एस जो है वो लेस देन 1 है, तो इट मीन्स कि एफ डी इज लेस देन एफ नॉट। तो अब सोर्स जब अवे मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, यानी कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को महसूस हो रही है वो कम हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला केस कि दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। केस नंबर 3, both observer and source are moving towards each other। दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें पता है कि यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अगर सोर्स है ये इस तरफ जा रही है और ये ऑब्जर्वर है ये भी इस तरफ जा रहा है, ये v1 वेलोसिटी के साथ और ये vs, दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो जब ये दोनों रेस्ट पे थे तो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट v ओवर लैम्डा के बराबर थी। अगर ऑब्जर्वर मूव करता है टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है तो हमने ये पढ़ा पहले एफ ऑफ ए हमारे पास v प्लस वी नॉट ओवर v इंटू एफ नॉट, ये हमने पढ़ा है कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो हमारे पास ये रिलेशन, उसको हमने ऑब्जर्वर ए कहा था। और अगर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अगर सोर्स मूव कर रही हो ऑब्जर्वर की तरफ तो हमने ये भी एफ ऑफ सी जो है वो पढ़ा था, वी माइनस वी एस एफ ऑफ ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें तो एफ ऑफ सी वी माइनस वी एस इंटू हमारे पास वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ ऑफ नॉट। आप देखेंगे यहाँ पर वी से कैंसल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा, इसको आप दे दें नाम एफ ऑफ आर का, इसको हम एफ ऑफ आर का नाम जो है वो दे देते हैं। तो एफ ऑफ आर मेरे पास वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ नॉट के बराबर आ जाएगा।
तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि वी माइनस वी एस जो है वो लेस देन, वो ग्रेटर देन 1 के बराबर है। सो एफ ऑफ आर इज ग्रेटर देन एफ ऑफ नॉट। तो इसका मतलब है कि जब सोर्स ऑफ और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर को ऊंची फ्रिक्वेंसी की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जो है वो इंक्रीज होगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट केस के ऊपर। और नेक्स्ट केस है कि ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑब्जर्वर और सोर्स जो है वो एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। तो अगर ये ऑब्जर्वर है, ये इस तरफ जा रहा है वी बनाना, और ये सोर्स है ये इस तरफ जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से अवे जो है वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमें पता है कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है एफ नॉट, जब दोनों रेस्ट पे हो तो वो v1 ओवर लैम्डा के बराबर होती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप अज्यूम करें कि सोर्स रेस्ट पे है, ठीक है, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो वो हमें पता है कि एफ ऑफ ए, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो टुवर्ड्स द सोर्स तो एफ ऑफ ए हमने लिया था वी नॉट ओवर वी इंटू एफ ऑफ नॉट। ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि सोर्स जो है वो मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो उसमें आप पता हमने केस लिया हुआ है कि व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो एफ ऑफ डी, हमने डी ऑब्जर्वर जो है वो वहाँ पर लिया था वी प्लस वी एस एफ ऑफ नॉट। अब जो शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी आ रही है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर जो है हमारे पास मूव कर रहे हैं एक दूसरे से अवे, जब हमारे पास जो है वो मूव कर रहे हैं, इधर जो है एक मिनट, ये माइनस आना था और यहाँ पर ये आना था एफ बी, क्योंकि हमने ये कहा कि सोर्स अगर रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर को एक दूसरे से वे जा रहे हैं ना, तो सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर जो है वो मूव अवे कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर तो वो क्या था, वो एफ बी के बराबर थी हमारे पास। और अगर हम कंसिडर करेंगे सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, अगर सोर्स यहाँ पर ये था कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स से, और इधर ये है कि इस जगह पर कि अगर सोर्स जो है वो मूव अवे कर रही है फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, तो इसको हम क्या लेते हैं एफ आर। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा वी प्लस वी एस इंटू एफ ऑफ पी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप यहां पर एफ ऑफ बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, पहले आप लिख लें वैल्यू v ओवर v इंटू वी प्लस, ठीक है, और एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ नॉट। वी से कैंसिल हो गया, तो आप देखें कि एफ ऑफ आर v माइनस वी नॉट p प्लस वी एस एफ ऑफ नॉट के बराबर जो है वो आ गया।
इसका मतलब है कि आप अवे जा रहे हैं, जब एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी बात है कि फ्रिक्वेंसी जो उनको फील होगी, हमें पता है कि ये v प्लस एस इज़ लेस देन 1 होता है, ठीक है, तो ये लेस देन 1 है, तो फिर f ऑफ r इज़ लेस देन f ऑफ नॉट। तो कम फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है वो सुनाई देगी जब एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं सोर्स और ऑब्जर्वर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस जो है वो है हमारे पास के सोर्स चेजिंग ए मूवेबल ऑब्जर्वर, सोर्स चेजिंग द मूविंग ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी कि ये ऑब्जर्वर है जो v नॉट वेलोसिटी के साथ इस तरफ जा रहा है और एक सोर्स जो है वो इसके पीछे vs वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसको चेज कर रही है। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है वो तो हमें पता, जब दोनों रेस्ट पे थे तो v ओवर लैम्डा के बराबर होगी। अब आप सपोज करें कि अगर ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है और सोर्स ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट है, ये उस वक्त है हमारे पास, ठीक है। अब अगर सोर्स मूव करती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अगर सोर्स मूव करती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर किसी वेलोसिटी vs के साथ, तो जो मेजरमेंट ऑब्जर्वर करेगा, यानी कि जो मेजरमेंट ऑब्जर्वर को महसूस होगी, वो आएगा हमारे पास f ऑफ h इज इक्वल टू v माइनस vs इंटू f ऑफ नॉट, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने केस पहले। अब आप कंसिडर करें कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो अगर ऑब्जर्वर जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहा है, तो इसका केस भी हमने पढ़ा हुआ है, और वो क्या केस था हमारे पास कि f ऑफ h इज इक्वल टू v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू f ऑफ नॉट। अब जो शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी आ रही है जब सोर्स जो है वो चेज कर रही है मूविंग ऑब्जर्वर को इन द सेम डायरेक्शन, वो शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो f ऑफ h हमारे पास v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v, और यहाँ पर जो है हमारे पास f ऑफ c, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास f ऑफ c के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो आप इसको, ये वाला जो है इसको बेशक f ऑफ c का नाम जो है ये ले लें, क्योंकि ये केस क्या है हमारे पास के सोर्स जो है वो मूव कर रही है, हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स, और इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये f ऑफ c जब सोर्स मूव करती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसको हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है पहले। तो अब आप यहाँ पर क्या करें कि f ऑफ h हमारे पास v माइनस v नॉट ओवर v इंटू f ऑफ c, f ऑफ c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो v माइनस vs f ऑफ नॉट के बराबर है। तो यहाँ से v से कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ h v माइनस v नॉट v माइनस vs f ऑफ नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है ये आ गया कि f ऑफ h v माइनस v नॉट vs f ऑफ नॉट। तो आप देख सकते हैं कि v माइनस vs जो है ये ग्रेटर देन 1 होता है, तो f ऑफ h इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि सोर्स चेंज कर रही है ना, तो सोर्स मूव कर रही है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट केस जो है हमारे पास वो है कि जब ऑब्जर्वर, या हमने किया था कि सोर्स चेजिंग द मूविंग ऑब्जर्वर। अब हम देखते हैं कि व्हेन ऑब्जर्वर चेजिंग अ मूविंग सोर्स, ये लास्ट केस है हमारे पास। व्हेन ऑब्जर्वर chasing the moving source, जब ऑब्जर्वर जो है वो मूविंग सोर्स को चेज कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास सोर्स है वीएस वेलोसिटी के साथ और ये हमारे पास ऑब्जर्वर है इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो हमारे पास, हमें पता है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास यही होगी एफ नॉट वी ओवर लैम्डा के बराबर है। अज्यूम करें कि सोर्स रेस्ट पे है। अगर हम अज्यूम करें कि सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो फिर एफ ऑफ ए, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स, वी प्लस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ ऑफ नॉट के बराबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कह लें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। अब आप कंसिडर करें कि सोर्स जो है वो मूव अवे कर रही है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो एफ ऑफ डी वी ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ ऑफ नॉट, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी के जब ऑब्जर्वर जो है वो चेज कर रहा है सोर्स को, हम उसको कह देते हैं एफ ऑफ जी, जो शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी आ रही है। और ये शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी v इंटू वी प्लस इंटू एफ ऑफ डी के बराबर जो है वो आ जाएगी, एफ ऑफ ए के बराबर जो है ये आ जाएगी। तो एफ ऑफ जी मेरे पास वी प्लस इंटू एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ जे जो है वो ये हमारे पास वैल्यू वी प्लस वी नॉट ओवर वी इंटू एफ ऑफ नॉट। तो वी से कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ जी हमारे पास वी प्लस वी नॉट वी प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। अब जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो चेंज कर रहा है सोर्स को इन द सेम डायरेक्शन। आपको पता है कि v ओवर v प्लस एस जो है, ठीक है, v ओवर v प्लस एस इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि एफ जी जो है फिर वो लेस देन एफ नॉट के बराबर हो, क्योंकि सोर्स उससे परे जा रही है और उसको चेज कर रहा है, तो उसको कम आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये मैंने जो है वो कल वाला लेक्चर जो है उसको रिपीट कर दिया और अब जो है वो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है विजिबल लाइट उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो हम विजिबल लाइट जो है इसको स्टडी करते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर के अंदर ही एक आधा आर्टिकल है शायद और साउंड वेव में, जैसे शॉक वेव्स है, वो मैं आपको बाद में फिर वो आर्टिकल जो है वो कवर करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं विजिबल वेव्स। विजिबल वेव्स या विजिबल लाइट, ये है चैप्टर नंबर
4। 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं और अब हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जो है वो पहुंच गए हैं। विजिबल लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, पहला आर्टिकल इसका। विजिबल लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, हमारा पहला टॉपिक है, इसका हमने समझना है। तो जो विजिबल रीजन होता है हमारे पास वो होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, यानी कि ये वो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। देखिए लाइट जो होती है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave and it lies in the visible region। और मैंने विजिबल रीजन की जो वेव लेंथ है उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये येलो ग्रीन जो है वो सबसे प्रोमिनेंट होता है, येलो ग्रीन, और ये 555 नैनोमीटर के ऊपर आपको ऑब्जर्व होता है, यानी कि 555 नैनोमीटर वेव लेंथ के ऊपर जो है वो आपको विजिबिलिटी जो है लाइट की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ऑब्जर्व होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कलर जो नुमाया नज़र आता है वो येलो ग्रीन है। देखें ना, ये ग्रीन पाकिस्तान का और येलो ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये बहुत नुमाया, बल्कि साउथ अफ्रीका का भी है येलो कलर, सॉरी ग्रीन कलर। तो आप देखें तो वो आपको बहुत नुमाया जो है वो नज़र आता है। आप देखें जब ग्राउंड के अंदर वो टीमें उतरती हैं तो ग्रीन और येलो कलर, यानी कि इसकी विजिबिलिटी जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो अब जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है कि एक रेडिएशन है जो सेंसिटिव होती है ह्यूमन आई को। कहाँ से कहाँ तक? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और फ्रिक्वेंसी इस रीजन की जो है, फ्रिक्वेंसी विजिबल रीजन की, फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिबल रीजन, विजिबल रीजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 7×10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 4×10⁻14 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि इस फ्रिक्वेंसी की अंदर आपको विजिबल लाइट जो है वो नज़र आती है, यानी कि इसमें आपको चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर तो और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे माइक्रोवेव होती हैं, एक्स रेज होती हैं, गैमा रेज होती हैं, लेकिन वो विजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं करती। वो चूँकि इस वेवलेंथ के अंदर लाई नहीं करती हैं इसलिए वो आपको नज़र नहीं आती। देखें आप एक्सरे करवाए जाते हैं तो वहाँ पर जब आप एक्सरे करवाते हैं तो वो आपको एक्सरे के अंदर वो नज़र तो नहीं आता, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो वो वेव्स जो हैं वो आपको नज़र तो नहीं आती वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह गैमा रेज है, ये भी नज़र नहीं आती आपको, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, ये सारी वेव जो है ये विजिबल रीजन के अंदर नहीं है और ये आपको नज़र नहीं आती, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सिर्फ विजिबल रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कौन सी है? वो लाइट है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आपको नज़र आती है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास क्या, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो जो सेंसिटिविटी है ह्यूमन आई की डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। अब ह्यूमन आई की जो सेंसिटिविटी है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए वो डिफरेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा कलर जो नज़र आता है वो कौन सा कलर नज़र आता है उसको? वो येलो और ग्रीन जो है वो कलर वो नज़र आता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है वो एसोसिएट होती हैं विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ्स are associated with different colors, ठीक है।
मुख्तलिफ वेवलेंथ्स जो है, यानी कि हर कलर की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। द वेवलेंथ ऑफ ईच कलर इज डिफरेंट। हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो येलो ग्रीन कलर जो है इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम है ह्यूमन आई के लिए। येलो ग्रीन कलर हैज मैक्सिमम sensitivity for the human eye। इसकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है ह्यूमन आई के लिए, यानी कि ये कलर जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमन आई उसको देख पाती है और आसानी के साथ देख पाती है। देख रहे हैं आप, जब ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने येलो कलर पहना होता है और पाकिस्तान का देखते हैं तो ग्रीन। तो ये बड़े कलर जो हैं ये हमको नुमायाँ जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो ग्राफ प्लाट करके देखते हैं सेंसिटिविटी का और वेवलेंथ का, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर हम सेंसिटिविटी ले लेते हैं। ये देखें, ये वाई और ये एक्स, इस तरफ हम ले लेते हैं लैम्डा वेवलेंथ और इस तरफ दे देते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, ये सेंसिटिविटी और बल्कि इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी और ये ग्राफ किस तरह का आएगा, ये आप देखें, ये ग्राफ कुछ इस तरह है। ये 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक का रीजन है और इसके अंदर ये 555 नैनोमीटर की पीक है, जो कि कौन सी है, ये पीक है येलो ग्रीन कलर की। तो ये कलर सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है। अब जो सेंसिटिविटी होती है एनिमल्स की वो डिफरेंट होती है ह्यूमन से टू डिटेक्ट द कलर्स ऑफ लाइट। द सेंसिटिविटी ऑफ एनिमल्स is different from humans to detect colors of light। तो वो डिफरेंट होती है डिटेक्ट करने के लिए जो कलर्स ऑफ लाइट है एनिमल्स की डिफरेंट होती है ह्यूमन से, ठीक है। तो अब हमने जो है ये तो हमें पता चल गया कि विजिबल लाइट क्या होती है। विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। अब हमने देखना है कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट एक्चुअली क्या होता है। सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट जो है ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द एटम। लाइट इज प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ लाइट ऑफ एन एटम। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, तो जब एटम को किसी एक्सटर्नल सोर्स से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, ठीक है, अब आप देखें कि ये न्यूक्लियस है, इसके अबाउट ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये एटम है, ये एक एटम है। ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर रिवॉल्व जो है कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एन, ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये एक एटम है। तो आप एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्स से बाय किसी भी मीन्स, किसी भी तरीके से आप इसको जब एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं या एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन एनर्जी स्टेट्स में, ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर ऊपर वाले शेल में मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर चला जाता है, तो ये यहाँ पर 10⁻³ सेकंड तक स्टे करता है और उसके बाद दोबारा अपने लेवल में वापस आ जाता है। तो जब ये ऊपर वाले लेवल में जाता है, ठीक है, लोअर लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में जाता है, तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो एक्साइट हो गया। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निचले लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में जाता है तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो एक्साइट हो गया। और जब ये ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आता है तो हम कहते हैं डी एक्साइट हुआ। अब क्या हुआ, जब ये एक्साइट और डी एक्साइट हुआ तो एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो क्रिएट हुई है, और वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो एमिटेड करती है इन एटम से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है जी, जब ये एटम एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं, और एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बाद जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इस एटम में से एमिट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स या फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हमने ये फिगर बनाई थी, देखें, अगर इसके अंदर मैं कहूँ कि ये वाला लेवल E2 एनर्जी के साथ है, ये वाला लेवल E1 के साथ, तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ गया तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट हुआ। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 - E1 इज इक्वल टू HF। H जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻³ जूल सेकंड होती है, और F जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रांजिशंस होती हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं एटम्स के अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं, यानी कि जो सबसे बाहर वाली एनर्जी स्टेट होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादातर जो हमारे पास ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं एटम्स के अंदर, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are responsible for the transitions in the atoms। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन लिख लें, द इलेक्ट्रॉन्स of outermost shell or
एनर्जी स्टेट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका नाम देते हैं। अब लाइट जो है हमारे पास वो हार्ड ऑब्जेक्ट्स और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से भी एमिट होती है। अब हम देखते हैं लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स कि हॉट ऑब्जेक्ट्स में से कैसे लाइट। हमने अभी ये बात पढ़ी है कि जब हम किसी एक्सटर्नल मीन से एटम्स को एक्साइट और डी एक्साइट करते हैं तो उनके अंदर से रेडिएशन जो है हमें निकलती हैं। तो लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, तो रेडिएशन जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट में से प्रोड्यूस होती हैं और इनको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशंस। द रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज थर्मल रेडिएशंस। तो इनको हम थर्मल रेडिएशंस का नाम देते हैं। तो थर्मल रेडिएशन के अंदर जो सबसे बड़ा सोर्स है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस। सबसे बड़ी सोर्स जो है वो हमारी गैलेक्सी के अंदर सन है, जिसमें से थर्मल रेडिएशन जो है, आपको पता है कि सन बहुत गर्म है। तो जो सन की लाइट है ये आप देख सकते हैं डिटेक्टेबल है बाय ह्यूमन आई, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ है सन की लाइट की, वो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है सन की लाइट की वो लाई करती है किसके अंदर, वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, जिसकी वजह से आप इसकी लाइट को डिटेक्ट जो है वो कर पाते हैं। तो इसके अंदर सन के अंदर फिशन और फ्यूजन, ये शायद आपने पढ़े होंगे सेकेंड ईयर के अंदर, फिशन और फ्यूजन। फिशन में यह क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं, तो एक न्यूक्लियस को तोड़ते हैं न्यूक्लियाइज के अंदर तो एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा फ्यूजन जो है जिसमें दो न्यूक्लियाई को आपस में कंबाइन करते हैं, तो उसके नतीजे में जो है हमारे पास एनर्जी, वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो सन के अंदर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, यानी कि फिशन और फ्यूजन हो रहा है, और फिशन और फ्यूजन की वजह से हमारे पास थर्मल रेडिएशन जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो थर्मल रेडिएशन जो हैं फिर वैक्यूम में से ट्रैवल करती हैं, चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो वैक्यूम में से ट्रैवल करती हुई हम तक पहुँच जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अदर एग्जांपल जो हार्ट ऑब्जेक्ट्स की हैं उसमें फिलामेंट ऑफ बल्ब है, क्योंकि फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है आप देखें कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, जो फिलामेंट होती है बल्ब की, तो वो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो वो रेड होना शुरू हो जाती है, और जब वो रेड होना शुरू होती है तो उसके अंदर से रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। तो दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मल रेडिएशंस, यानी कि लाइट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स। अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है वो देखनी है हमने कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। लाइट फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट को किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो आल्सो रेडिएट करते हैं रेडिएशंस को, और इसमें क्या क्या इसमें एग्जांपल्स हैं।
ग्लोइंग वॉचेस, चमकती हुई घड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद क्लॉक डायल्स, ये जो क्लॉक के डायल्स नहीं होते, ये नंबर 1 नंबर 2, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। और तीसरे नंबर पर ट्यूब लाइट, ये भी कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता है, क्योंकि जब हम करंट को पास करते हैं, ट्यूबलाइट का फंक्शन क्या होता है, ट्यूबलाइट के अंदर गैस जो है वो फिल की होती है, ठीक है। इसमें होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फिनोमेना होता है। ट्यूबलाइट के अंदर गैस फिल्ड होती है और जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है उस गैस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैस के एटम्स हैं, तो वो गैस के एटम से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी गैस के एटम्स को देते हैं। तो वो जब अपनी एनर्जी गैस के एटम्स को देते हैं तो गैस के एटम्स जो हैं वो एनर्जी लेकर एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं, तो फिर उसके नतीजे में ट्यूबलाइट के अंदर से रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिनमें एमिशन ऑफ लाइट जो है वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड, जब हम सोर्स ऑफ एक्साइटेशन जो है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के जिनमें 10 की ताकत -8 के बाद, ठीक है, 10⁻⁸ के बाद जो है वो रेडिएशंस निकलना बंद हो जाएं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं, दिस इज़ नोन एज फ्लोरोसेंस। और ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट। क्या कहते हैं इसको, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या है कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स रखते हैं जिनमें एमिशन ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट्स इन विच emission of light stops after 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है। तो ये इस फिनोमेना को कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर एमिशन ऑफ लाइट स्टॉप है उसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज फ्लोरोसेंट, दीज ऑब्जेक्ट्स are known as fluorescent। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको हम फ्लोरेसेंट का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइट जो है वो स्टॉप नहीं होती, इवन के आप जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये फिनोमेना जो होता है इसको हम कहते हैं फास्फोरेंस, ठीक है जी। द ऑब्जेक्ट्स in which the emission of light is not stop even after the removal of source of excitation is known as phosphorus। is known as phosphorus। तो ये फिनोमेना जो है इसको हम कहते हैं फास्फोरस, ठीक है, जिसमें स्टॉप नहीं होती एमिशन ऑफ लाइट, इवन के जब आप वहाँ से सोर्स ऑफ एक्साइटेशन को रिमूव करते हैं। अब एक और प्रोसेस होता है
जिसमें एमिशन ऑफ लाइट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट से होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें एमिशन ऑफ लाइट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट से में से होता है उसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। द प्रोसेस हम कहते हैं ना ल्यूमिनेसिटी, लाइट ट्यूबलाइट जो है वो ल्यूमिसेंट है, यानी कि वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है और उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही है। तो द प्रोसेस in which the light is emitted from cold objects is known as luminescence। इस प्रोसेस को हम ल्यूमिनेसेंस का नाम जो देते हैं। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में से जो लाइट निकलती है केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है, उसको कहते हैं केमिकल ल्यूमिनेसेंस। और जो एमिशन होता है लाइट का बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से उसको हम कहते हैं बायो ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल ल्यूमिनेसेंस, और जो हमारे पास होती है बायोलॉजिकल रिएक्शन में उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ल्यूमिनेसेंस। जैसे हमारे पास फायर फ्लाइज हैं, ये जुगनू जिनको कहते हैं, आप देखें ना जुगनू को देखते हैं तो उसके पीछे से लाइट निकल रही होती है, तो वो बायोलॉजिकल ल्यूमिनेसेंस है और वो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। द एमिशन ऑफ लाइट from cold objects due to chemical reaction is known as chemical luminescence। और जो लाइट बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से निकलती है, द लाइट emitted due to biological reaction is known as bioluminescence। उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस का नाम लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये कोल्ड ऑब्जेक्ट्स का हमने देख लिया और हॉट ऑब्जेक्ट्स का भी देख लिया कि कहाँ कहाँ से रेडिएशन जो है वो निकलती हैं। हमने सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है उसको डिस्कस किया है। तो सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है? पहली बात यह है कि सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है कि अगर आपके पास एटम्स हैं तो वो एटम्स को आपको एक्साइट और डी एक्साइट करना पड़ेगा ताकि डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो एटम्स के अंदर जनरेट हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में जाएं और फिर ऊपर वाले लेवल से नीचे। जब इलेक्ट्रॉन उठ के एक लेवल से ऊपर वाले लेवल में जाता है तो हम कहते हैं कि एटम एक्साइट हुआ है, और जब ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आता है तो हम कहते हैं एटम डी एक्साइट होता है। तो जब एटम एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो उसके नतीजे के अंदर एटम के अंदर एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है, और वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करने के लिए एटम के अंदर से बाहर निकल जाता है। यानी कि एटम को आप जितनी एनर्जी देते हैं वो उतनी एनर्जी बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करना होता है। इसके नतीजे में हमारे पास रेडिएशन जो पैदा होती हैं। फिर हमने आगे देखा कि हमारे पास जो रेडिएशन है वो
कहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में से आती हैं, वो भी हमने देखा कि कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में से भी आती हैं और हॉट ऑब्जेक्ट्स में से भी आती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है कल मैंने वो पिछला लेक्चर भी रिपीट कर दिया और नेक्स्ट भी दे दी। अब कल जो है हम स्पीड ऑफ लाइट इन टू मैटर पढ़ेंगे, फिर प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू मैटर पढ़ेंगे, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस पढ़ेंगे, और फिर हम 5th चैप्टर पे मूव कर जाएंगे जो कि इंटरफेरेंस का। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।